बाबू 2 वीडियो आज हम रात में भेज रहे हैं। लगता है ये जो वीडियो रहेगा पहले अपलोड होगा, ये छोटा रहेगा। अब पहला जो भेजा बहुत बड़ा हो गया है, तो जब हम अपलोड करेंगे तो एक के बाद एक करेंगे तो जो छोटा होगा पहले चले जाएगा। मतलब ये 18 नंबर वाला जो क्वेश्चन है पहले जाएगा, और इसके पहले वाले जो है शायद कहाँ से चालू किया 14 से, वो बाद में जाएंगे। ठीक है, मतलब आज कल सुबह तक हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? द ग्रेड विच इज अवेलेबल फ्रॉम ए प्रॉपर्टी आफ्टर एक्चुअल माइनिंग, और आपको ऑप्शन दे दिया कंप्यूटेड ग्रेड, रन ऑफ माइन ग्रेड, कंप्यूटेड ग्रेड। कंप्यूटेड ग्रेड 2 बार लिख दिया क्या? कंप्यूटेड ग्रेड, पिटेड ग्रेड, और एक कौन सा ऑप्शन था? इफेक्टिव ग्रेड। इफेक्टिव ग्रेड, देखिए सब हमें वर्ड ग्रेड डाल दिया। कंप्यूटेड ग्रेड, रन ऑफ माइन ग्रेड, इफेक्टिव ग्रेड, ये है इफेक्टिव ग्रेड, पिटेड ग्रेड। अब कम से कम ये वाला तो छोड़ दीजिए, ये दो जो दिया है कंप्यूटेड ग्रेड और पिटेड ग्रेड, ठीक है, ये उन बच्चों के लिए दिया है जो कि कभी पुस्तक पढ़बो नहीं करता है, हाँ, और लॉजिक लगाता है बेवजह का, ठीक है, उनके लिए दिया है। अरे पीट हेड ग्रेड मार दो ना, ठीक है, वो अलग के लिए। हम आपको बता दें कि 4 ग्रेड होता है कुल का, ठीक है, साइज के आधार पर। किस बेस पे? साइज के आधार पर कोल को 4 ग्रेड में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है रन ऑफ माइन, ROM जिसको बोलते हैं, ROM, रन ऑफ माइन, वो जो वहां लिखा है रन ऑफ माइन ग्रेड, रन ऑफ माइन ग्रेड लिखा ना, मतलब वही ROM। और दूसरे को याद रखने के लिए एक चीज याद रखने का, SRS। क्या होता है? SRS, एस से चालू हुआ, एस से बंद हुआ, तो बड़का कंफ्यूज हो जाएगा कि ये एकरा का नाम बोलो, एकरा का नाम बोलो, वो भी बताएंगे, ठीक है, वो भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना। SRS 0 से चालू कीजिए ना भैया, तो जो 0 में चालू होगा वो एस वाला हुआ, और जो सबसे ज्यादा वाला साइज वाला होगा वो भी एस से होगा। तो एस का मतलब है सिलेक्ट। सिलेक्ट किसको बोलते हैं? पाउडर को सिलेक्ट बोलते हैं। तो पाउडर का साइज कैसा होता है? बड़का होता है कि एकदम ये जिसमें लगाते हो कैसा रहता है? बहुत सॉफ्ट रहता है, एकदम बहुत, उसका साइज एकदम 0 साइज का रहता है पाउडर वाला, तो सिलेक्ट हो गया। आर रबल कोल, और एस को बोलते स्टीम कोल। बड़का बड़का जो बधा रहता है, जो कोल माइनिंग में के एरिया में रहते हो, वो जानते हैं स्टीम किसको। बड़का बड़का जो बधा रहता है, हाँ, उसको हम बोलते हैं, बड़ा बड़ा साइज का जो कोयला रहेगा उसको बोलेंगे स्टीम कोल, ठीक है। स्टीम का है बोलते तो, और कोई नाम नहीं मिला आपको। अरे भैया पहले जो इंजन होता था, रेलवे का इंजन जो पहले कोयला से चलता था, उसमें वो वाला कोल का इस्तेमाल करते थे, इसलिए उसका नाम रख दिया स्टीम, ठीक है। तो रन ऑफ माइन, दूसरा क्या बताया? ये वाला याद रखिए, SRS, सिलेक्ट। आपके बुक में ऐसा नहीं दिया होगा, उसमें दूसरे तरीके से दिया होगा, आप मेरे तरीके से याद रखिए ना भैया, सिलेक्ट कोल। आगे पीछे नाम दिया होगा, ये सीक्वेंस, ये रन ऑफ माइन, फिर सिलेक्ट, फिर रबर, ऐसा नहीं दिया होगा। आप मेरे हिसाब से याद रखिए ना, क्यों बोल रहा हूं उसका भी अभी आप समझ जाइएगा फर्क क्यों ऐसा बोल रहा हूं। और बोल दे स्टीम। साइज नहीं याद रखना, याद कैसे रखिएगा? हम क्या बोला? SRS याद रखिए, सिलेक्ट, रबल और स्टीम कोल, ठीक है। अब क्या रन ऑफ माइन किसको बोलते हैं? हमने ब्लास्टिंग किया या सरफेस माइनर चलाया, जो कोयला काटा, सरफेस माइनर में ब्लास्टिंग करने जो वो कोयला काटता है, ठीक है, वो कोयला को लाया सीधा हमने डंप कर दिया हमारे डंपिंग में, कोल डिपो में, कोल स्टॉक में, तो वो कोयला कहलाता है, वो कोयला कहलाएगा ROM, रन ऑफ माइन। ये अनस्क्रीन्ड कोल है, इसको कोई स्क्रीन नहीं किया, वहां से डायरेक्ट जो ब्लास्टिंग किया था, जो मिला उठाया ला के डाल दिया, तो इसको स्क्रीन किया क्या? साइज के हिसाब से हमने अलग अलग किया क्या? नहीं, जो था माइन में उठाया लाया, वो हो गया रन ऑफ माइन, अनस्क्रीन कोल ऑफ ऑल साइज। इसमें पाउडर भी होगा, सिलेक्ट भी होगा, रबल भी होगा, और स्टीम कोल भी होगा रन ऑफ माइन में, ये सब शामिल है, ठीक है। सिलेक्ट कोल हम क्या पाउडर से चालू कीजिएगा, आपका बुक में नाम आगे पीछे दिया होगा, हम ऐसा दे रहे हैं इसलिए क्यों? क्योंकि हम पाउडर से चालू किए, मोटा की तरफ बढ़े, मतलब कम से अधिक की तरफ बढ़े। सिलेक्ट, SRS, सिलेक्ट कोल, रबल कोल, स्टीम कोल, या कभी आपको सिलेक्ट वर्ड मिलेगा, कहीं रबल मिलेगा, मतलब समझ जाने की वही चीज। तो इसका साइज और उसको कुछ नहीं, 25 का टेबल पढ़ते चल जाइए, 25 का पहाड़ा पड़िएगा भैया। तो
एकदम सिलेक्ट किसको बोला, पाउडर जीरो साइज को। तो चालू कीजिएगा 0 to 25 mm, 0 to 25 mm साइज का जो कोल होगा उसको बोलेंगे हम सिलेक्ट कोल। रबल कोल क्या बोला, 25 का टेबल पढ़ना, 25 तक तो यहाँ हो गया, तो अब यहाँ 25 के बाद है ना चालू होगा 25 से 50 mm। और स्टीम कोल में बस 25 वाला ही याद रखिएगा, 0 से 25, 25 से 50 और 50 से 200 mm एंड अबो साइज का जो कोल होगा उसको बोलेंगे स्टीम कोल। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ ये 4 ग्रेड। अब आप आंसर लिख सकते हैं, इसका मतलब कि ये कोई बातें नहीं है, ये कोई बातें नहीं है, ये कोई बातें नहीं है। तो बात है क्या, रन ऑफ माइंड या आरओएम ग्रेड। क्या हो रहा है, द ग्रेड विच इज अवेलेबल फ्रॉम ए प्रॉपर्टी आफ्टर एक्चुअल माइनिंग। हमने सीधा प्रॉपर्टीज उठा के एक्चुअल माइनिंग किया और सीधा प्रॉपर्टीज उठा के लाके हम लेके आ गए, वो कोल को हम क्या बोलते हैं, रन ऑफ माइंड। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हुआ, रन ऑफ माइंड। इनके ऊपर भी आपको पूछ सकता है, इसलिए ये भी हम बता दिए। हम बोले हैं ना आपको कि A to Z सब बताएंगे, मेरे साथ चलिए। हम देखते हैं बहुत सारा बच्चा लोग मेरे साथ चल नहीं पा रहा, बहुत पीछे, कोई बोलता है 35 नंबर का पार्ट पढ़ रहा है, कोई बोलता है कि 30 नंबर के वीडियो में भी अटके हुए, तो वैसे में काम नहीं चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 19 नंबर, यही 2018 जो ऊपर इसलिए लिख के रख दिया, 2018 वाला एनसीएल का जूनियर वर्णन। 19 नंबर कुछ ही पूछा, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर आरएफ बोला, ये किसके साथ इस्तेमाल होने वाला चीज है, ऐसा बोल रहा है। यहाँ पे नाम दे दिया आपको, माइन वेंटिलेशन, माइन एयर सैंपलिंग, माइन प्लान, माइन ड्रेनेज। आरएफ किसके साथ यूज होने वाली चीज, माइन प्लान। जो हम आपको रेगुलेशन 64 बताए थे, जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट माइन प्लान, उसमें बताया था कि मालिक का नाम रहेगा, खदान का नाम रहेगा, पर्पज ऑफ प्लान लिखा रहेगा उस पर कि की प्लान है, कि अंडरग्राउंड प्लान है, कि वेंटिलेशन प्लान है, स्टोरेज प्लान। ये क्या हुआ आपका, पर्पज हो गया, पर्पज ऑफ प्लान। नेम ऑफ माइन रहेगा उसमें, और ये भी बताया था कि 25 सेंटीमीटर एक लंबा स्केल रहेगा, उसका आरएफ लिखा रहेगा। और प्लान का आरएफ जो है वो 2000:1 और 1000:1 रहेगा। इसको आप ऐसा बोल सकते हो, 1:2000, 1:1000 आर में बोला, तो माइन प्लान या तो 2 ही आरएफ में बनेगा, तो माइन प्लान संबंधित चीज है, तो इसको हम यहां लिखने की जरूरत नहीं बूझ रहे हैं। उसका नंबर, क्वेश्चन नंबर आता है, ये कौन था, 20। ठीक है, 20 में आपका है क्वालिफिकेशन है टेकन प्लेस इन द ऑर्डर ऑफ। क्वालिफिकेशन कैसे हुआ, क्वालिफिकेशन होता है क्या रे बाबू, COL, क्वालिफिकेशन। कोयला कैसे बना, जियोलॉजी का मेरा एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपका ड्रिफ्ट थ्योरी, इंस्टीट्यूट थ्योरी, बेंड एंड कंस्टिट्यूट ऑफ कोल, बहुत बढ़िया समझा, बहुत सारा चीज है। ठीक है, वहां एक बार जाके देखिएगा। और आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा जरा कि इंडिया में कोयला जो है ड्रिफ्ट थ्योरी से बना है कि इंस्टीट्यूट थ्योरी से बना है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में कीजिएगा, इसको यूट्यूब में मत कीजिए। यूट्यूब में वीडियो के ऊपर आप लोग लाइक फाइक कुछ करते नहीं है। ग्रुप में जुड़ा हुआ बच्चा लोग नहीं कर रहा, बाहर का जो बच्चा है जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा वो लोग करता है, उन लोग का फोन आता है कब कभी। क्वालिफिकेशन मतलब कोयला कैसे बना, किस क्रम में बना, कोयला बना कैसे, चाहे ड्रिफ्ट थ्योरी हो चाहे इंस्टीट्यूट थ्योरी हो। और हम मालूम बोल के नहीं बताए हैं, और ना ही जो पुस्तक में लिखा है वैसा बताए, हम फिगर बनाए हैं। ड्रिफ्ट थ्योरी और इंस्टीट्यूट थ्योरी फिगर बनाए कि कोयला कैसे बना, वो फिगर ही आपको सब कुछ बता देगा। आपको पढ़ने लिखने की पुस्तक जरूरत ही नहीं उसमें। ठीक, तो वहां पे हम बताएं कि चाहे ड्रिफ्ट थ्योरी हो चाहे इंस्टीट्यूट थ्योरी हो, कोयला बना है पेड़ पौधा से। कैसे बना, पेड़ पौधा से। कोई कारण से पेड़ पौधा जमीन में धंस गया, ठीक है, और वहां पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर से वो जो कार्बोनेशियस मटेरियल था पेड़ पौधा में, वो कोल में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो हर जगह अलग अलग हुआ है। क्या है, हम चावल बनाते हैं कभी घर में, डेली ना बनाते हैं, एक आध बार चावल हो जल जाता है, जलता है ना, भात जल जाता है जी, क्या जल जाता है, ध्यान नहीं दिया या कोई कारण से व्यवधान आ गया और जल गया, मतलब रुक गया आपका प्रोसेस, जो काम होने वाला था रुक गया। तो कहीं कहीं पे प्रोसेस रुक गया तो वहीं पे अटक गया,
उसके आगे भी प्रोसेस जारी रहा तो उससे अच्छा बना, और प्रोसेस बढ़ जा रहा तो उससे अच्छा बना। तो कैसे क्रम में होता है? पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। इसको हम लोग जब पढ़ते थे क्वालिफिकेशन के ऑर्डर को याद रखने के लिए ऐसा बोलते थे, पिट तो पी ले लिया, पिट PLBA, क्या बोलते थे? PLBA। क्वालिफिकेशन के ऑर्डर को याद रखने के लिए हम लोग ऐसा कर लिए थे। PLBA, एक मेरा मित्र था नीलकंठ ठाकुर, उसको बोलता है PLBA, हाँ तो चिढ़ने लगता था कई बार। PLBA मतलब पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। तो इस क्रम में कोल का विकास हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसमें को बहुत बड़ा बात नहीं है। हाँ बाबू, ये GDS ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ये सब जो आपके डस्ट सैंपलर है वही सब के ये प्रिंसिपलों के नाम है, ये प्रिंसिपल्स है सब। थर्मल प्रिसिपिटेशन, फिल्ट्रेशन, ऑप्टिकल, ये सब प्रिंसिपल है। लेकिन आपका GDS इनमें से, इन प्रिंसिपल में से कौन से प्रिंसिपल पे काम करना ये आपको बताना है। हम रात को ग्रुप में शाम 8-9 बजे एक वीडियो डाले थे ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर का, शायद डाले या नहीं डाले, हम सोच रहे थे डालेंगे, तो डाला कि नहीं डाला हमको भी याद नहीं है। यदि डाला होगा तो ठीक है, नहीं डाला होगा तो हम डाल देंगे। ठीक है, ग्रुप में हम डाल देंगे। और जो ग्रुप में नहीं बच्चे लोग, यदि वो मेरा वीडियो देखते हैं तो वेंटिलेशन का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर मिल जाएगा, वहां जाके भी देख सकते हैं आप। और जो 8 आवर्स टाइम वेटेड एवरेज डस्ट कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी उसमें बताए हैं। तो ये पहली बात, तो ये फिक्स्ड पॉइंट सैंपलिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला सैंपलर है ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर। ठीक है, तो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर जो फिक्स्ड पॉइंट सैंपलिंग मतलब एक जगह इंस्ट्रूमेंट को रख देते हैं और जो जिस जगह में धूल वाली हवा है उसमें से ये धूल को अपने अंदर लेता है, हवा के साथ धूल को भी लेगा, उसका मेजरमेंट करता है। लेकिन एक बात हम आप लोग को बताए थे कई बार, मेरा वीडियो जो स्टार्टिंग देखा, रेस्पिरेबल डस्ट या एयरबोर्न रेस्पिरेबल डस्ट, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है साइज ऑफ डस्ट। इसका वो हर टाइप का डस्ट रेस्पिरेबल डस्ट नहीं होता है। ठीक है, और वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट भी नहीं करेगा, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित भी नहीं करता है। रेस्पिरेबल डस्ट हम बताए थे, पहले वो समझ लीजिए, जब ना GDS समझ आएगा। रेस्पिरेबल डस्ट ऐसे डस्ट को हम बोलते हैं जो कि हमारे फेफड़ा में जमा हो जाता है। और एक ब्रिटिश एजेंसी था, उसका ये रिसर्च था कि बिलो 5 माइक्रोन साइज का डस्ट हमारे लंग्स में जाता है तो उसके चलते न्यूमोकोसिस हो सकता है, होता है। और लेकिन 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ने, एक ही जगह से मत पढ़िए कोई चीज को, 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ने ये स्पेसिफाई किया कि 0.25 माइक्रोन साइज, क्या बोल रहे बाबू, 0.25 माइक्रोन साइज, माइक्रोन MICR, माइक्रोन साइज टू 3 माइक्रोन साइज, 3 माइक्रोन साइज का जो डस्ट पार्टिकल है, ये डस्ट पार्टिकल को यदि हम इनहेल करते हैं तो न्यूमोकोसिस होता है, ये बता दिया। और जो ब्रिटिश का जो एजेंसी था उसने बोला था कि बिलो 5 माइक्रोन मतलब 0 से 5 के बीच का कोई भी डस्ट पार्टिकल उस एजेंसी के रिसर्च के अनुसार खराब था, मतलब वो हमारे स्वास्थ्य को असर करेगा, न्यूमोकोसिस होगा। हम बहुत सारा न्यूमोकोसिस नोटिफाइड डिजीज बताए पिछला वीडियो में देखते चलिए। लेकिन जो 10th सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुआ उसने स्पेसिफाई कर दिया एकदम, इसमें 0 आया क्या नहीं, 0.25 to 3 माइक्रोन साइज का डस्ट पार्टिकल ही हमारे लिए हार्मफुल है। यदि कहीं आपको क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा टाइप का डस्ट का फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज आपको अफेक्ट करेगा और उसमें ढेर सारा नाम लिख देगा, तो उसमें एक आंसर, सही आंसर होगा साइज ऑफ डस्ट। क्या रहेगा, साइज ऑफ डस्ट। साइज ऑफ डस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। बड़का बड़का डस्ट होगा तो मेरे नाके में बाल होता है, देखे होंगे कभी, देखे नहीं यहाँ पे,
वो क्या करेगा, रोक लेगा, या गलती से थोड़ा अंदर गया तो सांस के थ्रू भी बाहर निकल जाता है। और बहुत पतला रहेगा, एकदम पाउडरी टाइप का, 0 साइज का, वो भी क्या होगा, अंदर जाने के बाद भी श्वास से बाहर आ जाएगा, तो जमा नहीं ना हुआ। लेकिन ये साइज रेंज का जो डस्ट पार्टिकल रहेगा 0.25 माइक्रोन टू 3 माइक्रोन साइज, ये हमारे लंग्स में, फेफड़ा में जाके जमा हो जाता है। ठीक है, हम रेस्पिरेबल डस्ट का डिफिनेशन बताए थे, क्या बताए थे? Respirable dust is that dust which gets anchored into our lungs and which is the size range of 0.25 to 3 micron size, and this type of size of dust is responsible for pneumoconiosis। जो लंग डिजीजेस होता है, वो लंग डिजीजेस के लिए ये साइज का डस्ट पार्टिकल जो होगा वो जिम्मेदार होगा। ठीक है, तो हमारा ये जो जीडीएस है वो इस साइज रेंज को सेलेक्ट करता है। किसको सेलेक्ट करता है? सब डस्ट से उसको लेना देना नहीं। ये मेरा जो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर है जीडीएस, ये सब टाइप के डस्ट से उसको कोई लेना देना नहीं भैया को। ये जो भैया है ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर, जो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, वो इस साइज के डस्ट पार्टिकल को अटैक करता है, इसको चूज करता है। अब देखते हैं कैसे करता है। ठीक है, कुछ नहीं रहता है, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, इतना बड़ा बक्सा रहता है। ठीक है, उसके अंदर का हम बता रहे, ऊपर से तो कवर न दिखेगा। एक स्लॉटर रेंज, वहां पे मेरा वीडियो में जाके देखिएगा, बढ़िया सा फिगर बनाया है, बहुत सुंदर फिगर बनाया है। यहाँ पे हम उतना बढ़िया नहीं बनाएंगे। ऐसा एक हॉरिजॉन्टल इल्यूट्रेटर होता है जिसको साइज सेलेक्टर बोलते हैं, और यहां पर एक जो है रजिस्टर प्लेट रहता है। ये क्या है? ये वाला जो हम बना रहे हैं, ऐसा टेढ़ा बना दिया, स्कारो टाइप का बनाया, ये रजिस्टर स्लॉट है। और ये जो आड़ा ऐसा दिखा है, इसको बोलते हैं इल्यूट्रेटर या साइज सेलेक्टर। ठीक है, ये ऐसा इधर ऐसा घुमाया होगा हमने वहां पिक्चर में, और यहां पे कहीं दिखाया होगा फिल्टर। ये क्या है? ये फिल्टर है। और इधर नीचे में दिखाया होगा कि कहीं पे आपका मोटर होगा, पंप होगा, और उससे हवा खींचेंगे। अब समझ लीजिए, ये मोटा मोटी बता, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा वेंटिलेशन केस में, प्लेलिस्ट में। ये जो इंस्ट्रूमेंट, ये अंदर का चीज बता रहा हूं। एक पंप होता है, मोटर पंप रहता है। जैसे ही मोटर पंप स्टार्ट होगा, मोटर स्टार्ट होगा तो पंप स्टार्ट होगा, वो क्या करेगा? एयर को खींचेगा। यहां से क्या करेगा? एयर अंदर जाएगा, हवा अंदर जाएगा, तो ये कहां से गुजरेगा? स्लॉटेड रजिस्टर प्लेट से गुजरेगा। ये कुछ नहीं होता भाई, एक प्लेट रहता है, उसमें बारीक बारीक छेद रहता है, उसी को होता है स्लॉटेड रजिस्टर प्लेट। हाँ, कई बार नाम नहीं जानते ना, उससे इसमें घुसने में दिक्कत होता है, तो बताने दिए क्या होता है स्लॉटेड रजिस्टर प्लेट। एक प्लेट रहता है, मुंह के ऊपर ऐसा एक प्लेट है, ठीक है, जहां से हवा एंट्री करेगा वहां एक प्लेट है, उसमें बारीक 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 छेद है, स्मॉल स्मॉल होल है। ठीक है, वो काहे के लिए? एयर का क्रॉस फ्लो को रोकने के लिए, एक सीधा लाइन में जाना चाहिए करके, स्ट्रीम फ्लो के लिए। तो क्या किया, यहां से स्लॉटेड रजिस्टर से, जिसे यहाँ पंप और मोटर पंप है, वो जैसे हम इसको पावर देना होगा, बिजली से चलता है, तो जैसे ही पावर दिए तो मोटर स्टार्ट हुआ, मोटर स्टार्ट हुआ तो पंप घूमेगा, पंप घूमेगा तो यहां से हवा एंटर करेगा। अब जब हवा एंटर करेगा तो ये रजिस्टर प्लेट से होते हुए कहां जाएगा? ये हॉरिजॉन्टल इल्यूट्रेटर से, ये जिसको हम साइज सेलेक्टर बोलते हैं, ये सब टाइप के डस्ट को अंदर नहीं लेगा। ये किसको लेगा? सिर्फ और सिर्फ वो जो हम साइज रेंज बताए आपको 0.25 टू 3 माइक्रोन साइज डस्ट, जो रेस्पिरेबल डस्ट बोलते हैं, उसको अंदर लेगा, और यहां पर जो फिल्टर रखा है, इस फिल्टर पर उसको ले जाके जमा कर देगा, और बाकी जो हवा है फिर इंस्ट्रूमेंट से बाहर चल जाएगा। उसको भी जुगाड़ दिया रहता है, वो उस वीडियो में हम बताया। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं? तो इसमें क्या कर रहे हैं? हम फिल्टर कर रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं? फिल्टर कर रहे हैं। तो जीडीएस जो है किस प्रिंसिपल पे काम करता है? फिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है। हाँ बाबू, देखिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन, और 3 ऑप्शन दीजिए, लास्ट रो एंड एज लाइन ऑफ बेंच, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, फर्स्ट रो एंड एज लाइन ऑफ बेंच। ठीक है,
अब बर्डन में आपको 4-5 चीजें याद होना चाहिए, ये तो बता ही देंगे। बर्डन किस आधार पर तय किया जाता है, और जिस आधार पर तय किया जाता है उसका पैरामीटर क्या क्या है, ठीक है। और स्पेसिंग, कोई एग्जाम के लिए जाइए, वर्किंग फर्स्ट क्लास के लिए भी जाइएगा तो यही आएगा। ये तो ओवरमैन में है, ओवरमैन को जो मालूम रहेगा वही ना मैनेजर को मालूम होना चाहिए, कि वो ओवरमैन को मालूम रहेगा मैनेजर को नहीं मालूम रहेगा, सबको मालूम होना चाहिए। माइनिंग माइनिंग होता है, समझ आए ना, इसलिए सब चीज पढ़ के जाना है। नहीं तो इम्तियाज बोल रहा था ये तो सब कॉलेज का डाल रहा है, अरे भैया वो उसी का सिलेबस, वो सोचेगा ओपन कास्ट आएगा। अरे माइनिंग के स्टूडेंट आपको सब कुछ पूछेगा, पेपर है ना सॉल्व करा रहा हूं, देख रहे हैं ना, हर टाइप का आ रहा है, स्पॉन्टेनिटी आया है, सब आएगा। आप माइनिंग के स्टूडेंट है, आपको ओपन कास्ट का सरदार नहीं घोषित कर रहा है। अभी बच्चा ना है जी, तुम लोग सीख जाओगे, समझ जाओगे, ठीक है। तो बर्डन होता क्या है, पर फिगर बताते बाबू। बहुत मिसकॉन्सेप्ट हमारा माइनिंग का बच्चा लोगों में, समझे ना, बहुत मिसकॉन्सेप्ट है, हम बता रहे हैं। ये मेरा फ्री फेस है, ये क्या है बाबू, एफ लिख दू, समझ जाना, एफ मतलब फ्री फेस। और ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 होल का एक लाइन लिया, कितना भी हो सकता है, हम यहाँ फिगर में उतना ना बनाएंगे। तो ये फर्स्ट रो, इसको क्या बोले, फ्री फेस से हम रो गिनते हैं, तो ये फ्री फेस है। तो ये वाला जो है ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये वाला थर्ड रो है, ठीक है। ऐसा जितना भी रो रहेगा आपका रहेगा, ठीक, आपको सब फिगर में समझ लेना है। तो ये जो फ्री फेस और ये जो फर्स्ट रो के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बर्डन। इसको क्या बोलते हैं बाबू, लगता हम एक दिन वीडियो भी भेजे थे इसके वाला, और बर्डन स्पेसिंग का ओपनकास्ट के प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फ्री फेस और ये फर्स्ट रो के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, बर्डन। अब ये हम ब्लास्टिंग कभी भी करते क्या कहते, पहला लाइन को पहले उड़ाते हैं। तो आपका फ्री फेस था यहाँ, ये बेंच का एज था ना जी, इधर देखिए, ये आपका बेंच है, ये क्या है, बेंच का ये फ्लोर है, ये चौड़ाई हुआ, इधर का माल आप उठा लिए, जब ना इसको क्या बोल रहे हैं, फ्री फेस। जिधर से आप माल उठा लिए उसको क्या बोल रहे हैं आप, फ्री फेस। अब इसमें आप क्या कर रहे हैं, होल कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका, ये जो कॉर्नर हो ये फ्री फेस हुआ ना जी। तो यहां से मैंने यहां होल किया, तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बर्डन। या इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जो फ्री फेस है ये बेंच का एज है, एज लाइन ऑफ बेंच भी बोल सकते हैं कि नहीं, फ्री फेस को। और क्या बोलते हैं हम, एज लाइन ऑफ बेंच। तो एज लाइन ऑफ बेंच दो जगह है, एक यहाँ पे भी लिखा है, एक यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन यहाँ लास्ट रो कर दिया, यहाँ फर्स्ट रो कर दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, बर्डन इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट रो एंड फ्री फेस। फ्री फेस मतलब एज लाइन ऑफ बेंच, तो ये बर्डन हुआ। अब हम प्लास्टिक करते हो, पहला उड़ा दिया, अब जब उड़ गया ये खत्म हो गया, तो अब फ्री फेस कहां बन गया मेरा, यहां पे बन गया। तो जब यहां फ्री फेस बन गया तो फ्री फेस ये ना हो गया, अब ये फ्री फेस नहीं रह गया, अब मेरा फ्री फेस यहां क्रिएट हो गया। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज आल्सो बर्डन। क्यों, क्योंकि अब फ्री फेस यहां है और उसके रिस्पेक्ट में अभी सेकंड रो ना होके अब क्या हो गया, पहले की तुलना में तो ये सेकंड रो था, अब क्या हो गया, ये फर्स्ट रो हो गया, फिर ये सेकंड रो भी ब्लास्ट हो गया, सेकंड रो भी ब्लास्ट हो गया। तो मेरा फ्री फेस बन गया यहां, मेरा फ्री फेस अब यहां बन गया। जब यहां बन गया तो ये फ्री फेस क्रिएट हो गया, तो ये फ्री फेस क्रिएट हुआ, तो उसके लिए पहला लाइन ये हो गया, तो ये मेरा कहलाएगा बॉर्डर। ठीक है, समझ आए कि नहीं। अब डेफिनेशन नहीं बदला, सिचुएशन बदला, डेफिनेशन तो वही है। बर्डन इज द डिस्टेंस फ्रॉम फ्री फेस टू फर्स्ट रो ऑफ लास्ट होल। यहां फ्री फेस था, तब ये पहला रो था, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बर्डन। जब ये पहला लाइन ब्लास्ट हो गया तो यहां ना फ्री फेस क्रिएट हो गया। जब यहां क्रिएट हो गया तो ये वाला, इसके बाद जो ये लाइन है, तो इसके तुलना में तो ये पहला ही लाइन ना हुआ जी फ्री फेस के लिए, ये अभी आप फ्री फेस हो गया, तो ये बर्डन हो गया। ठीक है, और स्पेसिंग बोलते हैं ये वाले को, दो एक ही रो में दो होल के बीच की दूरी स्पेसिंग कहलाती। तो ये बर्डन टाइप किस आधार पे करते हैं, अंदाजे में रख देते हैं क्या, नहीं। बर्डन निर्धारित होता है डायामीटर ऑफ होल से, जो हम ड्रिल इस्तेमाल कर रहे हैं,
हम 160 mm ड्रिल इस्तेमाल कर रहे हैं, 250 mm कर रहे हैं, 360 mm ड्रिल इस्तेमाल। डाया होल के आधार पर बर्डन निर्धारित होता है। किस आधार पर बर्डन निर्धारित होता है बेटा? डाया ऑफ होल, डायमीटर ऑफ होल के आधार पर हम बर्डन निर्धारित होता है। यह नहीं कि 160 mm डाया वाला जो ड्रिल है, 250 mm डाया वाला ड्रिल है, दोनों का केस में बर्डन एक नहीं होगा, अलग अलग होगा। किस आधार पर बर्डन तय होता है? बर्डन इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ द होल। ये नोट कर लेना कॉपी में। और क्या उसका तरीका है? हमारे पास 3 टाइप का रॉक होता है। हार्ड रॉक, मीडियम हार्ड रॉक और एक होगा सॉफ्ट रॉक, या इसमें कोयला भी शामिल होता है। 3 टाइप का। कुछ मत याद रखिएगा बर्डन के लिए। हम बोला किसके आधार पर तय होता है? ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर ऑफ द होल। 25, 30, 35 याद रख लीजिएगा, 25, 30, 35 इतना भर याद रखिएगा। सीक्वेंस ये रखिएगा। अब सीक्वेंस करवा दीजिएगा। मैं जो बता रहा हूं किसके लिए? ये सीक्वेंस के लिए। हार्ड रॉक, मीडियम हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक या कोल, इसके लिए 25, 30, 35 इतना भर याद रखिएगा। अब आगे बता रहे क्या चीजें ऑन द बेसिस ऑफ क्या डिटरमाइन होता है आपका होल डाया का। तो 25 टाइम्स मतलब किसको बोलते हैं? इनटू को 25 टाइम्स ऑफ होल डाया। ठीक है। यदि मीडियम रॉक्स है तो क्या निकाल रहा है? बर्डन निर्धारित कर रहे हैं। क्या निकाल रहा है? बर्डन 30 टाइम्स ऑफ होल डाया, या डायमीटर ऑफ होल ऐसा लिख सकते हैं। और इसको 35 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ होल। ठीक है। कोला या सॉफ्ट रॉक क्या होता है? नरम होता है, तो दूर होल मारेंगे, मतलब थोड़ा दूर करेंगे। हार्ड रॉक पे टूटना चाहिए, इसलिए होल डाया का 25 ही टाइम्स लेंगे। ठीक है। ये बर्डन इस तरह से निर्धारित होता है। स्पेसिंग तो बता दिए क्या होता है, और वो किस आधार पर तय होता है? स्पेसिंग किस आधार पर तय होता है? स्पेसिंग तय होता है बर्डन के आधार पर। किस आधार पर तय होता है स्पेसिंग? बाबू लोग एग्जाम में जा रहे हैं, सो मत। किस आधार पर तय होता है स्पेसिंग? किस आधार पर तय होता है? बर्डन के आधार पर तय होता है। हम स्पेसिंग जो है 1 से 1.5 के बीच में रखते हैं। कितना रखते हैं? 1 से 1.5 के बीच में। स्पेसिंग भी बता ही ना देते हैं तो कभी गड़बड़ा जाएगा। स्पेसिंग इन जनरल कितना रखते हैं, फिर स्पेसिफाई करेंगे। पहले इन जनरल रहेंगे। स्पेसिंग रखते हैं 1 to 1.5 टाइम्स ऑफ बर्डन। मतलब ये तो बर्डन के बराबर रखेंगे या ज्यादा ज्यादा बर्डन का 1.5 गुना रखेंगे। ठीक है। अब कैसे रखते हैं? यदि आपका हार्ड रॉक है तो स्पेसिंग हम कितना रखेंगे? 1 टाइम्स ऑफ बर्डन। मतलब जितना बर्डन है, बर्डन 4 मीटर आया मान लो कैलकुलेशन में, तो स्पेसिंग भी 4 रहेंगे। 1 टाइम्स क्या होगा? 1 into 4 करेंगे, 4 ना आएगा, मतलब बर्डन के बराबर रखेंगे हार्ड रॉक में। मीडियम हार्ड रॉक है, सर मैं मीडियम पहले दूं, बाबू हाथ दुख रहा है। मीडियम हार्ड रॉक है तो उसमें 1.25 टाइम्स ऑफ बर्डन। ठीक है। मान लो बर्डन आपका 4 मीटर आया है तो 1.25 कर दो, मतलब मोटा मोटी 5 मीटर आ जाएगा ना जी। 5 मीटर आप स्पेसिंग रखेंगे। ठीक है। और सॉफ्ट रॉक है आपका, सॉफ्ट रॉक है या कोल है तो उसमें 1.5 टाइम्स आप बर्डन रख देंगे। ठीक है। ये स्पेसिंग इस तरीके से निर्धारित होता है। तो आप जो है इसको देखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे।